तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट एरा पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया हमारा 2019 का फिजिक्स का सॉल्यूशन पेपर जो है वो हम करा रहे थे, जिसमें हमारे लास्ट के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 28 से रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम वो बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और 2019 का पूरा जो है फिजिक्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि इसकी जो वीडियो के पार्ट है अगर वो आपने नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको चैप्टर तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेक करो उन वीडियोस को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो, आप लोगों के 5 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखो और किसी तार के प्रतिरोध का निर्धारण करने के लिए मीटर सेतु का परिपथ बनाओ और उसकी सहायता से तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र भी लिखो। यानी कि आपको क्या करना है, पहले मीटर सेतु का सिद्धांत लिखना है कि भैया कौन के किस सिद्धांत पे काम करता है, वो ये क्या करता है वो ये बताना है। फिर आपको एक डायग्राम बनाना है और उसकी सहायता से किस तरीके से हम तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो बताना है। तो देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपका मीटर सेतु है। मीटर सेतु इस तरीके से काम करता है आप लोगों का, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू है। बाकी मीटर सेतु में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ पे एक वायर होती है, ये वायर है आपकी। अब इधर प्रतिरोध बॉक्स होगा, इधर आपका एक अज्ञात प्रतिरोध होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, और यहाँ पे हमने बैटरी वगैरह से इसे कनेक्ट कर रखा है, ये स्विच है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एक जॉकी होती है जिसको हम लोग विसर्पी कुंजी कहते हैं, ठीक है। इसको उठा के हम इस वायर पे इधर उधर ऐसे करके फिराते रहेंगे। फिराने का मीन से आप क्या करोगे, आप एक वैल्यू उठाओगे प्रतिरोध की और उस वैल्यू के लिए आप उस तार को इधर उधर ऐसे करके इस पे फिराओगे और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा। गैल्वेनोमीटर में आप देखोगे कि इस पॉइंट पे कहाँ पे मैं टच करूं जहां पे इसमें कोई विक्षेप नहीं हो, यानी कि इसकी सुई में किसी भी तरीके का कंपन नहीं हो। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे, यहाँ ये बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है। मतलब अगर आप अपनी उस विसर्पी कुंजी को इस रॉड पे, इस तार पे ऐसे ऐसे ले जाएंगे और इस पॉइंट पे आपने देखा कि यहाँ पे किसी तरीके की हलचल नहीं हो रही, तो ये उसकी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। तो बस जो आपको ये इसका डायग्राम है इस तरीके से लिख के आना और यही बातें अपनी बना के लिख देंगे अपने शब्दों में, ये इसका सिद्धांत हो जाएगा। फिर हमने मान लिया कि इस तार की लंबाई है वो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक AC है और ये आपका 100 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई हुई है, ठीक है। यहाँ से L मीटर दूरी पे मुझे शून्य विक्षेप स्थिति मिल रही है, तो ये वाली बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। यहाँ से यहाँ तक तार का प्रतिरोध P है और इधर से इधर तार का प्रतिरोध Q है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है, तो सिंपल है, देखो वही लिखा हुआ है कि यदि AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इनके जो प्रतिरोध है वो क्रमशः P और Q है, जो डायग्राम में मैंने आपको बताया, और लंबाइयाँ कुछ ये। तो अब अगर मैं तार के भाग AB का प्रतिरोध निकाल रहा हूँ तो प्रथम प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ये मैंने यहाँ पे मान रखा है ये, ठीक है। और दूसरी बात, लंबाई AB की कितनी दिखा रखी है डायग्राम के अंदर, L मीटर यानी कि L सेंटीमीटर, तो यहाँ L रख दिया और एरिया A मान दिया। ऐसे ही जो तार की BC लंबाई का जो प्रतिरोध है वो Q है और प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 100 माइनस L हो जाएगी, क्षेत्रफल A ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने समान मोटाई का तार लिया है, तो लंबाई 100 माइनस। इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे बना देंगे। फिर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का यहाँ पे हमें उपयोग करना है, जो होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P अपॉन Q की वैल्यू रखते साथ ही रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ बचेगा R अपॉन S, तो अपना चल ही रहा है, मात्र L अपॉन ये बचेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप इसको पलट दोगे, देखो यहाँ पे मैंने पूरा पलट दिया है, R अपॉन S से S अपॉन R कर दिया, तो ये वाली चीज भी पलट जाएगी। यहाँ से आप एक अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात कर लोगे। तो इस तरीके से हमारा ये मीटर सेतु का सिद्धांत कार्य करता है और हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था 28वां। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व और चालकता में संबंध लिखो और ताप बढ़ने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही बता रहे। तो सिंपल चीज है, धारा घनत्व की परिभाषा मैंने नोट कर रही है। तो किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब आप मान लो एक आपने ये बनाई, क्या कहते हैं इसको, तार मान लो, एक तार है बेलनाकार,
तो इसके ए क्षेत्रफल में से कितनी धारा निकल के जा रही है, तो ये ए क्षेत्रफल है, इसमें से कितनी आई धारा निकल रही है, तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व। और धारा लंबवती गुजरनी चाहिए, बस ध्यान रखना। मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, सिंपल चीज है भाई, जे आई का मात्रक एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर। फिर आता है आपका धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध। तो धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध करने के लिए हमें पहले धारा पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो हमने मान लिया कोई भी अपने पास धातु है जिसमें हमने V विभवांतर लगाया है, तो उसमें धारा बहेगी, और धारा जो बहेगी उसका फॉर्मूला होगा I बराबर V अपॉन R, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मुझे पता है क्योंकि R जो होता है वो कुछ ये होता है, R बराबर अभी आपको बताया ना रो L अपॉन A होता है, तो बस ये मुझे पता है, तो मैं इस R की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। जैसे ही रख रहा हूँ देखो R की जगह पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या होगा, आपका जो A है वो इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि भाग के बटे में होने के कारण ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो, जैसे ऐसे लिखा होगा A, तो अब ये A जो है वो नेक्स्ट स्टेप में नीचे आएगा, तो I अपॉन A कर दिया हमने, और यहाँ बचा V अपॉन रो इंटू A। अब I अपॉन A जो होता है वो भी बताया J होता है, V अपॉन L E होता है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना अभी, ठीक है। और 1 अपॉन रो होता है आपका चालकता। तो बस यहाँ से इसको मैंने लिख दिया J, ठीक है, V अपॉन L को लिख दिया मैंने E, और 1 अपॉन रो बचा जो कि सिग्मा है। तो ये आपका क्या हो गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E, जो कि धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध है। क्या होती है मैंने सबको आपको बता दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। और बस एक वीडियो देख के आप लोग बिल्कुल प्रॉपर लेवल से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आंसर, तो इसलिए लाइक भी कर देना वीडियो को। फिर ये कह रहा था ताप बढ़ने पे क्या होगा, तो देखो ताप बढ़ने पे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और जो प्लस चार्ज वाले हैं वो मोशन तेज तेज करने लगेंगे, जिसके कारण वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जिस कारण चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। एक जो आपकी धातु होती है उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्लस चार्ज भी होते हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये स्पीड में गति करेगी, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज गति करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेज गति करेगा, और जो हमारे कर्नल होंगे यानी कि धनावेशित कण होंगे वो भी धीरे धीरे गति करेंगे, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी उनकी। अब स्पीड दोनों की जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तो टकराएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी प्लस चार्ज से टकराएगा तो 1 सेकंड के लिए या बहुत ही कम सेकंड के लिए रुकता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा उसे बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रुकने को। तो इलेक्ट्रॉन रुका, प्रतिरोध बढ़ा, जिस कारण से चालकता कम हुई। तो ये आपका आंसर था इस पूरे का। क्या है धारा घनत्व क्या होती है वो बताया, संबंध बता दिया, और ये लिख दिया 5 नंबर का सवाल क्लियर। 29वें क्वेश्चन में कह रहे हैं एम्पियर का नियम बताना है और उसे सिद्ध भी करना है। तो देखो एम्पियर का नियम लिख रखा है यहाँ पे मैंने, कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर रेखीय समाकलन कर दें तो वो उस बंद पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होगा, ठीक है, यानी कि देखो अर्थात करके भी लिख रखा है ये चीज, इस पे फोकस करो। इसने कहा है अगर मैं किसी बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए देखो यहाँ पे मैंने समाकलन और ये गुना लगाया है, इसको आपको पता होगा कि बंद पृष्ठ के लिए समाकलन ऐसे लिखते हैं। तो अगर बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहा हूँ किसके लिए, रेखा के अनुदिश, तो इसलिए DL लगाया गया, तो वो उसमें बहने वाली टोटल धारा का म्यू नॉट गुना होगा, बस यही आपका क्या था, एम्पियर का नियम। इसलिए कहा कोई टेंशन नहीं है, अगर आप टोटल धारा और उसका म्यू नॉट गुना कर दोगे तो आपको बंद पथ के लिए टोटल चुंबकीय क्षेत्र भी मिल जाएगा, क्लियर, वो भी रेखीय समाकलन के लिए। अब सत्यापन करना है, तो हमने मान लिया अपने पास एक वही है तार है अपने पास, इसमें I एम्पियर की धारा देखो जा रही है, ठीक है, इससे कोई भी सेंटर पॉइंट O ले लिया और उससे R दूरी का हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, और यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया इसके परिधि पर। DL जो है वो आपका क्या होगा, इधर की तरफ भी होगा क्योंकि बाहर की तरफ होता है, एक स्पर्श रेखा खींचते हुए जाता है, और जो B वेक्टर है वो भी स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है हमारा इसी वृत्त के अंदर। तो बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पता है किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाली जाती है, म्यू 0I/2R से, 2πr से। अब B डॉट DL की बात हो रही है तो वो होता है B DL cos थीटा, पता ही होगा आप लोगों को, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है ना। तो AB cos थीटा है, यहाँ पे हमारा B डॉट DL है तो हमने रख दिया। अब थीटा 0 डिग्री, क्यों, दोनों के बीच का एंगल 0 ही होगा क्योंकि दोनों स्पर्श रेखीय होते हैं, तो इसलिए 0 डिग्री। 0 रखते साथ ही कहानी खत्म, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, B डॉट DL आएगा। अब वृत्ताकार होने के कारण कहीं पे भी आप चल लो B सेम ही रहेगा कुछ परिधि पे,
तो बी को उठा के बाहर करा, और टोटल जो समाकलन करेंगे डीएल का, तो डीएल जरा ध्यान से देखो क्या है। देखो ये इतना सा पार्ट डीएल है, ऐसे ये वाला पार्ट डीएल होगा, ये डीएल होगा, ये सारे डीएल को अगर मैं जोड़ता रहूंगा तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा तो ये पूरा वृत्त की परिधि बन गई नहीं बन गई। तो बस टोटल समाकलन करते टाइम इस पूरे का 2πr आ जाएगा। समीकरण 1 में जब मैं ये वैल्यू उठा के रखूंगा, ठीक है, ये वाली बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, जैसे ही रखता हूँ तो आप देखो ये पूरी वैल्यू आपकी और 2πr से 2πr कट जाएगा और हमारा प्रूफ होकर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये आपका एम्पियर का नियम था। क्या होता है इसका प्रूफ भी हमने 3 नंबर में कर दिया। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दो लंबे सीधे समांतर तार ए बी 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, तो तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करना है। तो हमें देखो दोनों तारों के बीच की दूरी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, फटाफट से लिख लिया आर से और मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻² से गुणा करके। I1 I2 गिवन कर रखी है, तो बोल रहा है कि दो तार हैं जिसमें एक में 8 एम्पीयर की वैल्यू है, एक में 5 एम्पीयर की धारा वैल्यू है, और दोनों की लंबाई भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्ट करा क्योंकि एम्पियर प्रति की मात्रा लगनी है। तो बल पूछ रहा है तो बहुत सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दो समांतर तारों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, कुछ ज्यादा बताने का नहीं था इसमें। अथवा में क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकत्व के, भैया नाम लिखो, तत्वों के और परिभाषित भी करो। तो देखो 3 चुंबकत्व के अवयव होते हैं, दिक्पात, नमन और क्षैतिज घटक। तो दिक्पात का कोण क्या होता है, भौगोलिक और चुंबकीय उत्तर, और नमन कोण होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है, जैसे आपको यहाँ देखो ये हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है पृथ्वी के, और ये क्षैतिज घटक, इनके बीच जो कोण बन रहा है ना डेल्टा, ये नमन कोण होता है। ठीक है, देखो ये क्षैतिज घटक एक बार फिर से देख लो, और ये हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनके बीच का जो ये कोण है ये हमारा नमन कोण। क्लियर। और लास्ट में क्षैतिज घटक तो बताइए, तो क्षैतिज दिशा में देखो यहाँ कार्य कर रहा है जो क्षैतिज घटक, इसे BS से प्रकट करेंगे। अब इनके भी संबंध निकालना है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। मान लिया हमने हमारे पास ये एक सुई है जिसको हमने एक खूंटे पे या कहो कि एक लकड़ी के तख्ते पे बांध दिया और लटका दिया। अब ये आपको क्या होगा, चुंबकीय सुई है जिस कारण से ये अपना उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप रेस्ट पे आ जाएगी। और हमने क्या करा, यहाँ से हमें पता है क्षैतिज दिशा की तरफ लग रहा है क्योंकि यहाँ जो एंगल बनता है वो क्षैतिज होता है। ठीक है, तो BH हो गया, और उसके नीचे वाला क्या होगा, BB, यानी कि ऊर्ध्व घटक। तो बस कंपोनेंट कर लिए इसके, साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो फटाफट। जैसे इसमें साइन थीटा लगाऊंगा इस पूरे में, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, देखो BB। अब आपको भी आ रही है ये क्या बोल रही है, अरे देखो ये है ना, तो ये भी BB होगा, इतना जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये भी होगा ना हमारा इसमें। तो बस ये हो गया आपका BB, और OB हो गया हमारा कर्ण। यहाँ से आप निकाल लोगे इसकी BB की वैल्यू जो कि B साइन डेल्टा आएगा, ऐसी BH की वैल्यू कॉस के थ्रू निकाल के दोनों का वर्ग करके उठा के जोड़ दो। देखो इसका वर्ग करेंगे B² भी हो जाएगा, प्लस B²H, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, B² sin² डेल्टा, और इसका स्क्वायर करके उठा के देखो जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे यहाँ से B² कॉमन आ रहा है, बचेगा sin² डेल्टा cos² डेल्टा, जो क्या होगा 1 हो चुका होगा। तो ये आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा ऐसी tan डेल्टा से निकाल। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखो ये सिंपल साइन कॉस की चीज़ चल रही है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अभी देखो जूम करके सब पढ़ने में आ जाएगा। ये कह रहा है पृथ्वी के चुंबकत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखो, तो धारा का मान और फेरों की संख्या। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बनेगा। सिंपल चीज है, अगर धारा का मान आप चेंज करोगे तो चुंबकत्व में प्रभाव पड़ेगा, फेरों की संख्या पे भी डिपेंड करता है। चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं आप लोग ये सारी चीजें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कह रहा है हाइगेंस का सिद्धांत लिखो और स्नेल के अपवर्तन की व्याख्या करो। देखो ये 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। हाइगेंस का सिद्धांत मैंने आपको 2022 के सॉल्यूशन में भी करा रखा है, लेकिन अगर नहीं किसी ने देखा तो इस वीडियो में भी देख लो। यहाँ पे ये कह रहा है हाइगेंस के सिद्धांत को लिखो, तो पहले वही हेडिंग लगाइए। क्या होता है हाइगेंस का सिद्धांत, इसने बोला था, इमेजिन करो कि अगर कोई, पहले पॉइंट की बात बता रहा हूँ, देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि कोई स्रोत है जिससे प्रकाश तरंगे निकल रही है। अब अगर इस स्रोत से प्रकाश तरंगे निकल रही है, तो यहाँ पे आसपास में माध्यम के बहुत सारे कण होंगे। देखो अब जैसे ये तरंग क्या करती है, स्रोत से निकल के चारों ओर फैलेगी,
वैसे ही माध्यम के कणों पे पड़ेगी। जैसे ही माध्यम के कणों पे पड़ेगी ये क्या करेंगे, कंपन करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ऐसे। इमेजिन करो चारों तरफ माध्यम के कण है, ये पहले पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कोई किरण आएगी तो इन पे पड़ेगी और ये एकदम कंपन करने स्टार्ट कर देंगे सब। तो कह रहे अगर हम माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींच लें जिसमें कंपन करने वाले सभी कण समान कलर में, यानी कि या तो एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, बाएं जा रहे हो, जो भी डायरेक्शन है सेम है, तो उसे हम बोलेंगे तरंगाग्र। पहला पॉइंट ये इसने बोला। फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि अगर मैं तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक माध्यम के कण का क्या कहते हैं उन्हें देखूं तो वो एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे। मतलब पीछे वाला तो जो कण था वो तो अपना था ही कण, लेकिन तरंगाग्र के अंदर भी कण कंपन कर रहे हैं अपने समान कला में, तो ये भी एक नए तरंग स्रोत की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि खुद ये एक समझ बल्ब की तरह काम कर रहे हैं। पहला मेन बल्ब था जिससे तरंगे निकली, अब कणों यहाँ पे माध्यम के कण कंपन करने लगे, तो ये खुद ब खुद एक छोटे छोटे स्रोत की तरह काम करेंगे, यानी कि इनसे भी किरणें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ ये कहने का मतलब है, ठीक है। और कह रहा है इन्हें द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, और ये भी वही स्पीड से चल रही है जो पहली स्पीड से पहली वाली आ रही थी। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि भैया अगर मैं किसी टाइम पे इन तरंगों को स्पर्श करके स्पर्श रेखा खींचूं, टच करती हुई, एनवलप मतलब स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा खींचना, तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसे ही लिख के आने पेपर में, बिल्कुल यही चीज है। स्नेल के नियम को मेरे को प्रूफ करना है तो जरा डायग्राम को देखो। हमने मान लिया तरंगाग्र है, ये इस तरीके से तिरछा रहा है और माध्यम यहाँ पे V1 मान के चल रहे, मतलब एक माध्यम N1 है यहाँ पे ऊपर और दूसरा माध्यम यहाँ पे N2 है अलग। तो माध्यम है तो इसलिए यहाँ पे V1 चाल से चल रही है। अब जैसे ये इस पे आके पड़ता है तो तिरछा पे, तो ये अपवर्तन के कारण देखो टेढ़ा निकल जाए यहाँ से। क्यों? क्योंकि नीचे माध्यम चेंज हो गया है, यानी अलग माध्यम लिया नीचे। अब ये हमने मान के चल रहे हैं कि भैया यहाँ से आपतित किरण है वाली देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो बनता है आई। ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई बनेगा आपका। ऐसे ही यहाँ पे अपवर्तन है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अपवर्तित किरण और इसके बीच अभिलंब के बीच जो बनेगा एंगल आर बनेगा, और ये भी एंगल आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, देखो क्या हो, देखो यहाँ से तरंगे आ रही है हमारी। अब ये तरंग थोड़ी स्पीड में है, जल्दी है, स्पीड क्या सेम चाल से चल रही है, लेकिन ये पहले आके पॉइंट ए को टच कर देगी। जितनी देर में ये पॉइंट ए पे आएंगे उतनी देर में ये बी तक पहुंचेगी, देखो यहाँ तक पहुंचेगी। फिर जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ रही होगी ये यहाँ पे आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाली तरंग जितने समय में ए से बी डैश तक पहुंचेगी, बी से ए डैश तक पहुंचेगी, ये कहने का मतलब है। तो दोनों का टाइम टी मान लिया हमने। अब मुझे इस पूरे त्रिभुज में एक बार साइन आई लगा दूंगा और इसमें साइन आर लगा दूंगा, क्योंकि मुझे स्नेल का नियम प्रूव करना है जो कि साइन आई बटे साइन आर होता है। तो बस देखो यही लगा रहे हैं, साइन आई क्या हो जाएगा, बी ए डैश बटे ए डैश। ध्यान से देखो इस त्रिभुज में ए और बी और ए डैश में, ए बी ए डैश ये वाला त्रिभुज, तो साइन आई जो हो जाएगा वो बी ए डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण। ऐसी इस वाले त्रिभुज में साइन आर, तो लंब हो जाएगा ये और कर्ण अपना ये ए डैश। देखो ये चीज हम फटाफट कर देंगे, दोनों को भाग लगा के हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे ही आएगा इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों की दूरी निकालनी है। तो जैसे मैंने बोला टी टाइम दोनों के लिए मान रखा है हम लोगों ने, सॉरी टी टाइम जैसे ही मान रखा है, और इसकी चाल v1 है और यहाँ पे चाल v2 है, तो उस हिसाब से रख के सॉल्व कर लेंगे। v1 अपॉन v2 आएगा क्योंकि कट जाएगा, जैसे ही कट जाएगा v1 अपॉन v2 आया। अब एक फॉर्मूला पता है लास्ट में हमें, c बराबर क्या होता है, ये होता है, देखो मेरा इसका चार्जर भी खत्म हो गया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, c बराबर होता है v अपॉन n, ठीक है, सॉरी v बराबर c अपॉन n होता है, जिस कारण से आपका पलट जाएगा और n2 बटे n1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है पूरा 2019 का पेपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ आप लोगों को अगर रिवीजन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट कर दो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, वो भी बना रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।